पिछली लेक्चर में हमने बात कर ली थी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन तक। अब हम बात करेंगे किडनी का रोल क्या है यूरिन फॉर्मेशन में, यानी जो आपका यूरिन बनता है पूरा, उसमें किडनी का क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, विच इज़ यूरिया फॉर्मेशन। द यूरिया इज़ फॉर्म्ड विद इन द लिवर सेल्स। यूरिया जो है वो लिवर सेल में बनता है। लिवर स्टोर्स सरप्लस ग्लूकोज ऑफ फूड बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन एंड अदर फूड सब्सटेंसेस बट इट कैन नॉट स्टोर द प्रोटीन्स। होता क्या है कि लिवर जो है वो अगर आपके जिस्म में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और स्टोर करेगा, और बाकी चीज़ें भी इस तरीके से वो स्टोर कर लेता है, मगर वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता। तो एक्सेसिव अमाइनो एसिड ब्रेक एंड गेट सम एनर्जी फ्रॉम इट। तो होता क्या है, जो हमारे पास अगर बॉडी में एक्सेसिव अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन के बेसिक यूनिट क्या है, यानी प्रोटीन जिस चीज़ से बनता है उसे कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अगर बॉडी में अमाइनो एसिड ज़्यादा है तो बी वेरी सिंपल, अगर प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इससे कुछ एनर्जी लेगा, ठीक है, उसको तोड़ देगा। दी अमाइनो ग्रुप इज़ रिमूव फ्रॉम अमाइनो एसिड कॉल्ड डी अमाइनेशन। तो वो जो आपका पूरा अमाइनो एसिड है उससे अमाइनो ग्रुप हटा देंगे, उसके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन कहते हैं, क्योंकि अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप जो है वो निकला जा रहा है, तो डी अमाइनेशन यानी अमाइन ग्रुप निकाला जा रहा है। दिस NH2 ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, और फिर NH2 को NH3 में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, विच इज़ वेरी पॉइजनस। और अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीला है। इट मे किल द सेल व्हेन स्टोर्ड इन हाई कंसंट्रेशन। अगर ये सेल के अंदर बढ़ जाए तो सेल मर सकता है, डेथ हो सकती है उसकी। तो द लिवर सेल्स क्विकली कन्वर्ट NH3 इंटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। फिर वो क्या करते हैं कि इस अमोनिया को यानी NH3 को कम जहरीले चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जिसे यूरिया कहते हैं। यूरिया जो है वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक है। दिस यूरिया इज़ कैरीड बाय ब्लड टू किडनीज, और फिर ये यूरिया जो है ब्लड के थ्रू जाता है किडनीज में, एंड एक्सक्रीट आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिन। और क्या होता है कि यूरिन के फॉर्म में इसको बाहर फेंक दिया जाता है, किस चीज़ को, यूरिया को। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज़ आल्सो एक्सक्रीटेड इन स्वेट एज वेल। और यूरिया जो है वो आपके पसीने में, स्वेट के थ्रू भी एक्सक्रीट किया जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन जो कि मेन टॉपिक है कि यूरिन किस तरीके से बनती है। तो एक्सेस मिनरल सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, जिस तरह आपका यूरिया हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, क्रिएटिनिन हो गया और यूरिक एसिड हो गया, ये सारे पॉइजनस जहरीले अगर हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, ठीक है। दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद वाटर एंड दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड यूरिन। इनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है वाटर में, और क्या इस मिक्सचर को यूरिन कहते हैं, और इसके ज़रिए बॉडी से रिमूव किया जाता है, यानी वाटर के साथ मिक्सचर बना के इनको रिमूव किया जाता है। और इस वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के जो मिक्सचर है इसको क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी, और ये होता क्या है, ये फॉर्मेशन, ये प्रोसेस ये किडनीज में होता है। टू मेन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विद इन नेफ्रॉन। और ये जो जितना प्रोसेस है ये दरअसल नेफ्रॉन में हो रहा था। अगर हम बेसिक फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो क्या है, नेफ्रॉन है। तो ये सारा प्रोसेस किडनी के अंदर क्या हो रहा होता है, नेफ्रॉन में हो रहा होता है। और वो दो मेन प्रोसेस क्या है, फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। फिल्ट्रेशन सिंपल जिस तरह हम कहते हैं फ़िल्टर करना, तो ब्लड को फ़िल्टर करना, ब्लड से जो भी एक्सेस मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उनको फ़िल्टर किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक को कहते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, माल्फिजियन बॉडी की हमने बात की थी कि बोमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये सब मिला के इस पूरे को क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। तो आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो इस जगह पे हो रही होती है, इस साइड में हो रही होती है। ठीक है, जब ब्लड आता है एफेरेंट आर्टरियोल से पास होता है और एफेरेंट आर्टरियोल से निकल जाता है, तो इसी दौरान जब वो इन आर्टरीज में घूम रहा होता है तो वो क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपके ग्लोमेरुलस है, ये जो आर्टरीज़ हैं, और ये बोमेंस कैप्सूल जो है, ये आर्टरीज़ के पहले इसके अंदर होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है कि जिसके ज़रिए वेस्ट मटेरियल मूव आउट होके बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज। आपका ब्लड प्लाज्मा जो है, चूँकि वो तो लिक्विड पोर्शन है, वो इतना डेंस नहीं है आरबीसीज़ की तरह, तो वो क्या होता है कि वो ग्लोमेरुलस से निकल के आ जाता है बोमेंस कैप्सूल में विदाउट एनी सिलेक्शन। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती, सारा का सारा ब्लड प्लाज्मा आ रहा होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है कि हमें क्या फ़िल्टर करना है, बस पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा आ रहा है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपका जो नीडेड ब्लड प्लाज्मा है वो भी है, और साथ ही साथ क्या है, जो हमें नीडेड नहीं है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए इसको नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कहते हैं, और यही नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। देन सेकंड जो इसी की टाइप है या प्रोसेस है वो सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन है। सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन अकर्स एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कैविलेटेड ट्यूब्यूल्स। हमने अपने पिछले लेक्चर
लेक्चर में इसको देखा था कि ये जो जगह है ये प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल है और ये जो जगह ये डिस्टल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल है। तो इन साइड्स में प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, होता क्या है कि जब ब्लड जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू पास हो रहा होता है। यहाँ पे अगर इन्होंने शो किया हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में नहीं बताया, इसे ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये सारी जो वेजल्स हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जब पास हो रहा होता है तो इस दौरान क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रही होती है और रिमेनिंग अमाउंट का जो यूरिया है या बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से जाते हैं किस चीज़ में, आपके प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल में बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इससे पहले वाला जो हमारे पास प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, उसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा था वो, और नॉन सेलेक्टिव था। ये सेलेक्टिव है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपीज चाहिए होती हैं। फिर हमारे पास सेकंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। इन अ नॉर्मल एडल्ट अबाउट 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिल्टर इज फॉर्म इन द किडनी एवरी मिनट। हर 1 मिनट में 120 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या है, वॉल्यूम है, यानी इतने वॉल्यूम का फिल्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट मीन्स सेलेक्टिव और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास जो भी ब्लड प्लाज्मा वगैरह बचा, जो भी वेस्ट बचा, उसको क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है वो पास आउट होगा यूरिन के थ्रू तो हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा ख़त्म हो जाएगा और हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितना 120 सेंटीमीटर क्यूब का जो फिल्ट्रेट है, क्या किया जाता है कि इससे पानी और जो हमारे काम के सोल्स है उनको अलग कर दिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है, वापस एब्जॉर्ब कर लिया। रीएब्जॉर्ब का मतलब क्या है, वापस एब्जॉर्ब कर लेना। तो जब वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 120 सेंटीमीटर क्यूब नहीं जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है सिर्फ वो निकल जाएगा और बाकी जो चीज़ हमें नीडेड है, वाटर हो गया, यूजफुल सॉल्ट्स, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू नेफ्रॉन यूजफुल सब्सटेंसेस एंड इससे वाटर रीएब्जॉर्ब, यही सारी बात लिखी है। अब इसके भी रीएब्जॉर्प्शन के भी दो टाइप्स हैं, एक को नॉन सेलेक्टिव और दूसरे को सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। सो द ए टाइप विच इज़ नॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज नॉन सेलेक्टिव रीब्रोसेशन अकर्स एट डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल विदाउट एनी सिलेक्शन। इसमें किसी किस्म की सिलेक्शन नहीं होती, जो भी चीज़ें मैंने नीडेड स्पेशली वाटर वगैरह वो डायरेक्ट जो है वो सेलेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। कहाँ हो रहा होता है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की बात करें, अकर्स एट लूप ऑफ एनलीज एंड कलेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन जो इनके थ्रू हो रहा होता है, पहली बात। और दूसरी बात कहाँ हो रहा होता है, लूप ऑफ एनली, दिस इज लूप ऑफ एनली, ठीक है। ये लूप ऑफ एनली है, यहाँ पे हो रहा होता है। एंड फर्दरमोर कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे हो रहा होता है। इसकी पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हो रहा होता है, वो डिस्कस नहीं किया गया। तो वो आप आगे जाके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में स्टडी करेंगे अपनी, अगर आपने बायो लेते हैं आगे जाके, सो देन यू गोना अंडरस्टैंड इट और वो आपको पढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपके लेवल का उतना नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल, इसमें वही बातें लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही होती है, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक दफ़ा रीड कर लेते, फिर भी पहले मुझे डायग्राम साफ करने दे। ओके, सो दिस इज़, ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इसको कह रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड इन हेल्थी पर्सन ऑल ऑफ द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीएब्जॉर्ब। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और जो भी यूजफुल मिनरल सॉल्ट्स है ये कहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो आपने बताना है कि प्रॉक्सिमल कैन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। थ्रू द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। होता क्या है कि इसके यहाँ पे हमने तो नॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर ली, नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन कर ली, सारा जो आपके ग्लूकोज वगैरह है वो इन्हीं ट्यूब्यूल्स में आ गया। फिर यहाँ पे होती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और वो वापस जो है ब्लड कैपिलरीज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। These solutes are reabsorbed via diffusion and active transport। कुछ अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू आ रहे हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, यानी एनर्जी देकर अगर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हैं। तो दिस रीएब्जॉर्प्शन इज हाईली सेलेक्टिव, ये काफ़ी सेलेक्टिव होता है और वही चीज़ें एब्जॉर्ब होती है जो हमें चाहिए या जो काम की है, ठीक है। मोस्ट ऑफ वाटर इन द फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा पानी, मोस्ट ऑफ वाटर यानी
ज़्यादातर पानी यहीं पे एब्जॉर्ब होता है फिल्ट्रेट से ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं, ये है कलेक्टिंग डक्ट। सम वाटर इज कुछ पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सेस वाटर ज़्यादा जो हद से ज़्यादा पानी है, हद से ज़्यादा सॉल्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, वो क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, रीनल पेल्विस के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। मेन काम इसका थोड़ा बहुत वाटर रीअब्जॉर्प्शन और बाकी एक्सेस जो चीज़ें उनको यूरिन के थ्रू बाहर करना है ना। ये है डिस्टल कन्वीनर ट्यूब्यूल, ठीक है, इसको कह रहे हैं डिस्टल कन्वीनर ट्यूब्यूल, ठीक है। सम वाटर और मिनरल सॉल्ट से कुछ पानी और कुछ मिनरल सॉल्ट जो है रीअब्जॉर्ब यहाँ पे होते हैं। तो मेन रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वीनर ट्यूब्यूल में, और यहाँ पे लुपोफेलिन में भी कुछ पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। हमारे पास जो है वो है रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन के। ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। सो द वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लूज वाटर ऑफ ब्लड इन द बॉडी हैज टू बी kept constant because big and sudden change in water potential of blood can lead to serious problem. That is, if plasma becomes very much dilute, water will enter the blood cells, will swell and possibly burst. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटी टू लूज़ वाटर, कि कितना हम पानी लूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लूज़ होगा तो नुकसान होगा, और अगर उससे कम लूज़ होगा या उससे ज़्यादा पानी हमारे साथ रिमेन हो जाएगा अपनी बॉडी में तो भी मसला बनेगा। अगर पानी ज़्यादा बच जाता है, प्लाज्मा में ज़्यादा पानी बच जाता है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने के बाद क्या होगा कि पानी सेल्स के अंदर यानी RBCs के अंदर जाएगा और वो स्वेल हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे। और अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा, हद से ज़्यादा होगा, तो वो फूलने के बाद बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे और मर जाएंगे, टू बी वेरी इजी, ठीक है। ऑन द अदर एंड दूसरे हाथ पर इफ़ द ब्लड प्लाज्मा बिकम्स टू कंसनट्रेटेड, अगर पानी बहुत कम हो जाता है तो क्या होगा कि जो सेल्स के अंदर पानी है, थोड़ा बहुत जो फ्लूइड वगैरह होता है, वो बाहर आना शुरू कर जाएगा। तो सेल से अगर पानी बाहर आ जाएगा तो वो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाना भी उसके लिए नुकसान ही है, उससे वो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये सारे नहीं हो रहा, स्वेल नहीं हो रहा और श्रिंक नहीं हो रहा, वो अपने नॉर्मल उसमें रह रहा है, कभी पानी आ रहा है कभी जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन, अकॉर्डिंग टू दी वाटर पोटेंशियल, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन इज़ इन फंक्शन। ऑस्मो रेगुलेशन ये सब कर रहा है, उसको श्रिंक होने नहीं दे रहा या उसको स्वेल होने नहीं दे रहा, ठीक है। किडनी इज़ नॉट ओनली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, मतलब सिर्फ यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ ये वाटर को और साल्ट के बैलेंस को भी बरकरार रखता है ब्लड के अंदर। किडनीज मेक श्योर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड स्टेज मोर और लेस कांस्टेंट, कि तकरीबन ये इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, चेंज ना हो। अगर इसमें फ्लक्चुएशंस आएगी तो मसला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्वेटिंग हुई, पसीना आया, पानी जो है वो लूज़ हुआ। स्वेटिंग में क्या होता है, पानी लूज़ होता है, तो होगा क्या कि वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड डिक्रीजेज, पानी गया तो ब्लड के अंदर पानी कम हो गया। फिर ADH हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ADH हार्मोन यानी एंटीडाई हार्मोन जो है वो रिलीज़ करेगा। एंटीडाई हार्मोन क्या करता है कि वो पानी को जाने नहीं देता, बल्कि उस पानी को बॉडी में ही रखता है, यानी यूरिन की प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब H2O इनटू सेल कैपिलरीज में हो जाता है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, मैंने कहा था यूरिन कम कर देता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पानी कम बाहर जा रहा होता है ताकि पानी स्टोर रहे, ठीक है। अच्छा, ये सारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर अब क्या हो, फॉर एग्जाम्पल हम पानी ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। अब पानी हमारे बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा, ADH कम कर देंगे। ADH कम कर देंगे तो यानी यूरिन ज़्यादा अब आएगी, अब ज़्यादा डाइल्यूट यानी ज़्यादा पानी हम जो है यूरिन के थ्रू पास आउट करेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई है। फिर क्या होगा कि रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी, रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और रेनिन के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, इसका पूरा एक सिस्टम होता है रेनिन का, ADH का, इन सब का किस तरीके से वर्क करते हैं, लीवर का भी फंक्शन है बीच में। तो रेनिन जब प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, रेनिन प्रोड्यूस होने से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसमें पानी ज़्यादा होगा, और वाटर पोटेंशियल बाद में फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब डाइल्यूट, देखो हमने पानी ज़्यादा पिया और ज़्यादा एक्सक्रीट किया तो नॉर्मल रह जाएगा। अगर हमने पानी लूज़ कर दिया, पीने की जगह लूज़ कर दिया, स्वेटिंग हो गई, तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, ADH रिलीज़ होगा, नेफ्रॉन जो है वो यूरिन कम कर देगा, पानी जो है बॉडी में स्टोर रह जाएगा, तो आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने बहुत जो मेन टॉपिक है, और ये मोस्टली जो है आपके लॉन्ग में आता है ये टॉपिक, यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एंड देन हमने रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन की बात की। बस इसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ द किडनीज रह जाएगा, एंड देन दिस चैप्टर इज़ गोना बी फिनिश्ड इंशाल्लाह।